सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। चलो तो स्टार्ट करें फिर। हम मुंगेर से हैं। अच्छा, भागलपुर से है कोई? क्यों भाई, भागलपुर में तुम्हारा कुछ खो गया है, गुम हो गया है? बताओ तो दिलवा दें फिर। भागलपुर से हो क्या? अच्छा, वॉइस आ रही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपने साइड से। भागलपुर से ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। टोटल 5 लेक्चर्स होंगे। और या तो ऐसा करेंगे, शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि क्यों ना परसों परसों यार थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, क्योंकि परसों का क्लास होना है यानी 26 को, है ना? तो 26 को क्लास ना लेकर कैसा रहे, देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं। क्योंकि लेक्चर 4 और 5 को मैं एक साथ लेने वाला हूँ, यानी कि जो 60 क्वेश्चंस हैं वो हम एक साथ ही करने वाले हैं, पूरे एक लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अलग अलग लेक्चर में थोड़ा सा। मेरा 7 को है सर। ओके ठीक है। तो पानी पड़ रहा पर सर अच्छा लगता है कि क्लास छुट्टी नहीं लेंगे ना मन करा। अच्छा चलो तो फिर क्वेश्चन का आंसर करो। हु ऑन विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022? 2022 का जो विजडन क्रिकेटर्स वाला अवार्ड है, ये किसने जीता? ये क्वेश्चन आपके लिए। ऑप्शंस हैं आपके: विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल या फिर श्रेयस अय्यर। देखिए, जो विजडन क्रिकेटर्स वाला है वो आपको लग रहा होगा 2022 का क्यों पूछा है ना। क्योंकि वो 2022 का ही पूछेगा तुमसे, तो ना 2023 का ना 2024 का पूछेगा। तो मैं बता दूं, विजिटिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड 5 लोगों को मिला था। हमें सारे पांचों के नाम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 इंडियंस को जो मिला था वो नाम हमें याद होने चाहिए। एक तो रोहित शर्मा जी को मिला था, प्लस ध्यान रखिएगा एक इंडियन जो हमारे जसप्रीत बुमराह जी, जसप्रीत बुमराह जी। तो इन दोनों लोगों को मिला है क्या, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? तो ये 2 नाम याद रखिएगा। अगला, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स ऑफ डांसर्स एंड द रिलेटेड डांस फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। सर बैकग्राउंड का यार थोड़ा सा क्या ना, पंखा चल रहा है आज, लाइट काफ़ी देर से नहीं है तो इसलिए पंखा चलाना पड़ रहा है। गर्मी काफ़ी ज़ोर की हो रखी है। आपके यहाँ भी आई थिंक गर्मी काफ़ी ज़ोर की हो रखी होगी, क्योंकि मेरे यहाँ तो काफ़ी ज़ोर की है। हाँ, लेकिन अभी जो है लाइट आ चुकी है। लेकिन चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमकुमधार। कुमकुमधार कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड नहीं है, ये कथक से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड है? कथक से। एक सेकंड रुकिएगा बस। कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? कथक है आपका उत्तर प्रदेश, दैट इज़ यूपी का क्लासिकल डांस है ये। बाकी भरतनाट्यम, मीनाक्षी चित्ररंजन, सारे एक्सपोनेंट हमें पता है ना। हम लोगों ने याद किया था कि भरत की अलार्म बजी, तो भरत से भरतनाट्यम, अलार्म से अलार्मेल वैली। और ज़रा बताएंगे कि जो अलार्मेल वैली है ये किस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ जो भरतनाट्यम है उससे एसोसिएटेड है। तो ये ध्यान रखना है हमें, किससे एसोसिएटेड है? पंडा नल्लूर। तो इसमें डिफरेंट स्टाइल होते हैं, जैसे पंडा नल्लूर, वजुवूर, इन सब से। ठीक है, तो पंडा नल्लूर से एसोसिएटेड है अलार्मेल वैली। तो भरत के अलार्म बजी और उन्होंने अपनी माता है ना रुक्मिणी देवी के क्या छुए? पद्म छुए। और इस तरह से हम लोगों ने पूरी स्टोरी देखी थी, तो आप एक बार शॉर्ट्स देख लीजिएगा, शॉर्ट सेक्शन में सबका ट्रिक पड़ा हुआ है। ठीक है, मणिपुरी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर आपको सरनेम में देवी देखने को मिल जाए तो आपका मणिपुरी से एसोसिएटेड होगा, विद फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे कि सितारा देवी वो कथक से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमारी बिंबावती देवी हो गई, ठीक है, ये आपके एसोसिएटेड हैं किससे? मणिपुरी से। मणिपुरी से हमारी देवयानी चालिया हैं, निर्मला मेहता हैं, और झावेरी सिस्टर्स हैं, और आपके गुरु बिपिन सिंह हैं, जिनको कि हंजाबा का टाइटल भी मिला था। मणिपुरी को मणिपुरी रासलीला के नाम से जानते हैं। इसमें 2 फॉर्म्स होती हैं, वो होती हैं जागोई और चोलोम। ये 2 फॉर्म्स में आपको पता है कि जो चोलोम होती है वो मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाती है, और जो त्रिलिचन मोहंता है वो छऊ से एसोसिएटेड हैं। छऊ की अगर बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में
एक डांस को परफॉर्म किया जाता है। छऊ की अगर बात करें तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग तो एक क्लासिकल डांस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमारा संगीत नाटक अकेडमी है उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिकल डांस नहीं है। संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग सिर्फ 8 ही क्लासिकल डांस है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9 है, और जो 9वां है वो छऊ है आपका। छऊ कितने फॉर्म्स में आपका सेलिब्रेट किया था? 3 कौन से हैं? एक तो सराईकेला है, मयूरभंज है, और तीसरा आप बताएंगे जल्दी से। मयूरभंज है और तीसरा कहाँ पे है? 3 होते हैं आपके झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। तीसरा आपको नाम बताना है, सराईकेला, मयूरभंज और तीसरा कहाँ पे? हु स्टार्टेड आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, या फिर हु फाउंडेड आर्य समाज? तो इस तरह के आपको कोई क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेगा, एंड दैट विल बी कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इन सबसे क्वेश्चंस आपको एक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया, पुरुलिया। ठीक है, पुरुलिया कहाँ पे होता है? पुरुलिया होता है आपका वेस्ट बंगाल में। मयूरभंज की, एक सेकंड, मयूरभंज की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ होता है? मयूरभंज होता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, मयूरभंज आपका कहाँ पे होता है? ये होता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में होता है, और जो सराईकेला है वो झारखंड में होता है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने तो नहीं करी थी। राजा राम मोहन राय रिगार्डिंग 2 याद रखने, एक तो आत्मीय सभा, ठीक है, एक तो आत्मीय सभा ध्यान में रखना है, दूसरा याद रखना है आपका ब्रह्मो समाज। आत्मीय सभा कब बना था? ये 1814, 1814 या फिर 1815 हो सकता है, ऑप्शन में हो। ब्रह्मो समाज की अगर बात करेंगे तो 1828 यानी कि 1828 में बना था। आत्माराम पंडूरंग की अगर बात करेंगे तो उन्होंने प्रार्थना समाज के फाउंडर थे ये। और प्रार्थना समाज इन्होंने कब बनाया था? तो 1867। ठीक है, 1867 में इन्होंने बनाया था। वहीं दादोबा पंडूरंग ने कौन सा आपका मूवमेंट चलाया था, फिर एसोसिएशन बनाया था? दादोबा पंडूरंग। तो दादोबा पंडूरंग, और बताइएगा स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था? क्या इशू हो रहा है आज इसमें? चलो, तो अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आर्य समाज कब बना था? इन द ईयर 1875, 1875 में। सबसे पहली इसकी यूनिट कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? तो सबसे पहले इसकी यूनिट स्टैब्लिश हुई थी बॉम्बे में। देन जो इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया था वो लाहौर में शिफ्ट हो गया था। आर्य समाज ने ही चलाया था प्योरिफिकेशन मूवमेंट, जिसको शुद्धि मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती की जो बुक है वो आपको पता होना चाहिए, वो सत्यार्थ प्रकाश है। इन्होंने 2 स्लोगन्स दिए थे, गो बैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो, और इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, दादोबा पंडूरंग की अगर बात करेंगे तो इन्होंने परमहंस मंडली बनाई थी, परमहंस मंडली। और कब बनाया था? तो ये ध्यान रखिएगा 1849 में बनाया था। स्वामी विवेकानंद की अगर बात करेंगे तो परमहंस सभा। ठीक है, लाइट तो भाई आज क्या ही कर रखी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें परमहंस सभा, ये इन्होंने बनाया था अपने जो गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे, और ये कब बनाया था? 1 मई 1897, 1897 में इन्होंने इसको बनाया था। और बाकी इनके बुक्स के बारे में पता है आपको, कर्मयोग, राजयोग, और इन्होंने 1893 में शिकागो में जो स्पीच दी थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लस इनके नाम का एक जो रॉक मेमोरियल है वो कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बाकी राजा राम मोहन राय का मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, और राजा राम मोहन राय की बुक्स पता होनी चाहिए, संवत कामुदी, मिरातुल अखबार, गिफ्ट मोनोथिज्म और परसेप्ट्स ऑफ जीसस, इनकी जो है राइटिंग्स हैं। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट, और 1-2 और आपसे पूछ लेते हैं, रुकिएगा। एंड दैट इज़ कि फरेजी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था इसको? फरेजी। और एक और बताइएगा, एंड दैट इज़ अलीगढ़ मूवमेंट। ये भी अभी सीजीएल के एग्ज़ाम में तो इन दोनों को नहीं पूछा है, लेकिन अभी जो उसके पहले सीपीओ या फिर सीएचएसएल एग्ज़ाम में उनमें पूछा है इसको। विच कंट्री विल होस्ट 2027 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो ये ध्यान रखिएगा, आज ही क्वेश्चन, ये आज नहीं है, आज सॉरी कल ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीजीएल एग्ज़ाम में, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को रखा है क्योंकि आपके भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो 2027 का पूछ सकते हैं आपसे, और 2031 का जो पूछा गया था आपसे, आई थिंक जो क्वेश्चन था वो 2031 का पूछा गया था कल, यहाँ पर मैंने 2027 का रखा है। तो 2027 का जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, यानी मैं जो 50 ओवर का मैच है उसकी बात कर रहा हूँ, तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, जो हमारे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 3 हमारे सदर्न जो अफ्रीका है वहाँ पे पड़ते हैं देश, और तीनों में ही ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 2031 में अगर हम बात करेंगे तो इसको बांग्लादेश और इंडिया जो है, बांग्लादेश और इंडिया
कलेक्टिवली इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। फ़रैज़ी की अगर बात करेंगे तो हाजी शरीयतुल्लाह, और इसको कब स्टार्ट किया गया था फ़रैज़ी को? 1818 में। वहीं अलीगढ़ मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो 1875 में, 1875 में किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था सर सैयद अहमद ख़ान ने, ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान। इन्होंने ही बनाया था क्या? इन्होंने ही बनाई थी आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में। और ये अलीगढ़ मुस्लिम इन्होंने बनाया तो था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में बन गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, कब? 1921 में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसके रिगार्डिंग, AMU की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है अभी? तो ये कौन बनी है? नाइमा खातून बनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट। और एक चीज़ यहाँ पे 2027 देख लिया, ज़रा कमेंट में ये बताइएगा कि पहला विमेंस का जो वर्ल्ड कप है वो कब हुआ था? पहला विमेंस का वर्ल्ड कप कब हुआ था? पहला मेंस का वर्ल्ड कप कब हुआ था? इंडिया ने कितनी बार वर्ल्ड कप को जीता है, जीता कितनी बार है, और इंडिया ने होस्ट कितनी बार किया है? ये 2 क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस के आप आंसर्स देंगे। तो अगर हम फर्स्ट विमेंस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1973 में, 1973 में। और वहीं मेंस की अगर बात करेंगे तो 1975 में, 1975 में, यानी कि विमेंस का पहले ही हो गया था। इंडिया ने जीता कब कब है? तो इंडिया ने 1983 में कपिल देव जी की कैप्टनसी में जीता है, 2011 में। ये मैं बात कर रहा हूँ जो 50 ओवर्स का होता है। और अगर मैं T20 की बात कर लूँ तो ये भी इंडिया ने 2 बार जीता है। एक तो इनॉग्रल वाला, यानी जो सबसे पहले हुआ था 2007 में, और अभी रिसेंट में 2024 में, जो कि लॉस एंजलिस, जो कि आपका क्या बोल, लॉस एंजलिस बोल रहा हूँ, जो आपका USA और जो आपका सेंट्रल अमेरिका, जो कैरेबियन आइलैंड है, वेस्ट इंडीज़ वगैरह, वहाँ पे हुआ है, वो हमने जीता है, ठीक है। यहाँ पे हमने जीता था पाकिस्तान को हरा के, यहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है। ये वाला साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। होस्ट की अगर बात करें तो इंडिया ने 1987 1987 में होस्ट किया, देन इंडिया ने 1996 में होस्ट किया, देन इंडिया ने इसको 2011 में होस्ट किया, देन इंडिया ने 2023 में इसको होस्ट किया। तो 4 बार हमने होस्ट किया है। वहीं अगर हम बात करें T20 वाले को कब होस्ट किया, तो इंडिया ने T20 वाले को 2016 में होस्ट किया। ये चीज़ ध्यान रखनी है। फर्स्ट विमेन चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो दिव्या देशमुख है, कोनोरी हम्पी है, एस विजयलक्ष्मी है, और भानु अथैया है। तो अभी चेस काफ़ी न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे। चेस की अगर बात करें तो इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अभी जो आपका चेस का ओलंपियाड हुआ, कहाँ पे हो रहा था अभी ओलंपियाड? इससे तो कोई चांस ही नहीं है क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लेकिन हाँ, इससे 2 साल बाद जो है सवाल पूछा जाएगा। तो चेस का ओलंपियाड जो है बुडापेस्ट हंगरी में भी हो रहा था, तो उसमें इंडिया ने जीता है। और उसमें एक मेंस में भी और विमेंस में हमने जीता है। तो विमेंस में एक दिव्या देशमुख जी भी थी, तो ये तो होंगी नहीं। तो इंडिया की जो पहली विमेन चेस ग्रैंड मास्टर थी वो एस विजयलक्ष्मी जी थी, जिन्होंने 2001 में खिताब जीता था, या फिर खिताब अचीव किया था ग्रैंड मास्टर का। पहले हमारे अगर ग्रैंड मास्टर की बात करें ओवरऑल, या फिर अगर हम बात करें कि जो हमारे मेंस ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथन आनंद थे। ये कब बने थे ज़रा बताएंगे? 2001 से काफ़ी पहले बने थे ये, ठीक है। विश्वनाथन आनंद, जब आप में से कोई भी, शायद किसी का जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब ये ग्रैंड मास्टर बने थे। ज़रा बताइए कब बने थे? और विश्वनाथन आनंद, ध्यान रखिएगा कि ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले इंडियन थे, मतलब पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वही है जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होता है, उसी को ही पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, जो कि किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन को मिलने वाला हाईएस्ट अवार्ड होता है। ये क्लियर है? तो ये, और इनको 1988 1988 में मिला था ये, मतलब ग्रैंड मास्टर का टाइटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। और ये क्रिकेट में और कुछ यहाँ पे हम रिकॉल कर सकते हैं क्या? पता नहीं, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि हम कुछ तो रिकॉल कर सकते हैं। हाँ, ये बताइए आप कि जो एक टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच में मिनिमम कितने ओवर्स फेंके जाने चाहिए और किस रेट से? ये किसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिए, मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी आगे भी बढ़ना है। तो 90 ओवर्स मिनिमम, ठीक है। 15 ओवर्स पर आवर की रेट से फेंके जाने चाहिए, ये है। अगला हमारा, दैट इज़ बुद्धादित्य मुखर्जी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बुद्धादित्य मुखर्जी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? वीणा, सितार, वायलिन या फिर सारंगी। तो हम डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। जैसे कि वीणा की अगर बात करें तो हमने औरंगज़ेब पढ़ा था, हमने हमारे APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ा था, हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था, और कैसे भूल सकते हैं नारद जी को ठीक है, तो नारद जी भी तो वीणा बजाते थे। सितार की अगर बात करें तो सितार इसका सही आंसर होगा बुद्धादित्य मुखर्जी। निखिल बनर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये दोनों लोग सितार से एसोसिएटेड हैं। प्लस पंडित रविशंकर, आप जानते हैं 1999 में उनको मिला था क्या? भारत रत्न। 2001 में मिला था जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, उनको 1998 में मिला था MS सुब्बुलक्ष्मी। ये अभी गौर करने वाली बात है कि अभी तक CGL में, जितना मुझे याद है,
या फिर जितना मुझे अभी तक पता है कि MS सुब्बुलक्ष्मी से क्वेश्चन नहीं बना, कार्नेटिक म्यूज़िक से क्वेश्चन नहीं बना, जो कि भर भर के क्वेश्चन पूछा था CHSL CPO में। तो शायद MTS में क्वेश्चन पूछ ले। MS सुब्बुलक्ष्मी को क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक किसको जानते हैं? पुरंदर दास। MS सुब्बुलक्ष्मी को अस्थाना विद्वान के नाम से जानते हैं, दैट इज़ रेजिडेंट आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं। कहाँ की रेजिडेंट आर्टिस्ट हैं ये? तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, जहाँ के लड्डू में अभी आपको पता है मिलावट वगैरह हुई थी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सितार में आपके पंडित रविशंकर, उनकी बेटी अनुष्का शंकर हो गई, वो भी एसोसिएटेड है। विलायत खान हो गए, इमरात खान हो गए, ये भी सितार से एसोसिएटेड हैं। वॉयलिन से अगर हम बात करें तो VG जोग, एक नाम आप बता दीजिए वॉयलिन से, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सारंगी से, तो सारंगी से पंडित राम नारायण हो गए, तो राम जी ने सबरी के बेर खाए थे, सबरी खान हो गया। बूंद बूंद करके खाए थे, बूंदू खान हो गए, ठीक है। तो ये सब सारंगी से एसोसिएटेड नाम है आपके आगे। और उस्ताद जो लतीफ़ खान है, वहीद खान है, वो भी सारंगी से एसोसिएटेड है। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनको तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं, जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं। जैसे कि सहनाई हो गई, फ्लूट हो गई, सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। तबला हो गया, ये घन वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी। इट इज़ हेल्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून, दैट इज़ मिड जून सीजन, व्हेन द टेम्पल इज़ क्लोज फॉर द 3 days फॉर द तांत्रिक राइट्स। तो यह बहुत ही फेमस आपका एक फेस्टिवल है जो कि कामाख्या टेम्पल में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। किसके लिए? माँ कामाख्या देवी के लिए। माना जाता है कि आपको वो पता है ना, सती जी का जो योनि है वो माना जाता है कि यहीं पे गिरी थी, यहीं पे जहाँ पे कामाख्या टेम्पल बना हुआ है। 4 दिन ये फेस्टिवल चलता है। इसका नाम है अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची फेस्टिवल। 4 दिन ये फेस्टिवल चलता है और बस, ठीक है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है कामाख्या देवी जी की, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है मिड जून के टाइम पे। बिहू की अगर बात करें तो बिहू को 3 फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। कल ही CGL में इसमें क्वेश्चन बना, आई थिंक काटी बिहू पूछा था कि कैसे नहीं होगा, तो मैं कल एक रील इस पर जो है डाल दूंगा, ठीक है। कल सुबह आपको इस पर एक रील मिल जाएगी जहाँ पे असम के सारे फेस्टिवल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 3 की अगर बात करेंगे तो 3 फेस्टिवल होते हैं। तो हमारा बोहाग बिहू, ठीक है, माघ बिहू और काटी बिहू। तो सबसे पहले तो माघ बिहू होता है। माघ बिहू की अगर जब हम बात करते हैं तो ये जनवरी के टाइम पे होता है, ठीक है। बोहाग बिहू होता है आपका वही आप मान के चलो अप्रैल में, और ये न्यू ईयर, ठीक है, न्यू ईयर के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे जो बैशागु है ना, इसको भी न्यू ईयर के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के मंथ में, ध्यान रखिएगा। और जो काटी फेस्टिवल है ये होता है अक्टूबर नवंबर में, कार्तिक के महीने में, ठीक है। मैं दम मैं फ़ी, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है 31 जनवरी को। इसको सेलिब्रेट करती है जो ताई अहोम कम्युनिटी होती है, वो सेलिब्रेट करती है, जहाँ पे अपने एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों की प्रेयर करते हैं। एक फेस्टिवल का नाम बताइए जो कि असम के टी गार्डन्स में सेलिब्रेट किया जाता है। असम के जो टी गार्डन्स है। बाकी के फेस्टिवल कौन कौन से हैं? देहिंग पटकाई फेस्टिवल है एक, ठीक है, देहिंग पटकाई फेस्टिवल याद रखिएगा। बाइको, ठीक है, बाइखो फेस्टिवल याद रखिएगा। ये भी फेस्टिवल होते हैं। इनको हमने याद कैसे किया था कि असम की एक बहू है, असम की एक बहू है, उसने अपनी बाई को बाई से बाईशागो और बाई को बाइखो पटक पटक के मारा। क्यों? क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ, तो अली आई लिगांग फेस्टिवल यहीं पे होता है। अली आई लिगांग, अब्बू से अम्बुबाची, अम्बुबाची के साथ क्या देखने जाना था? मजूली फेस्टिवल देखने जाना था। तो एक आपका होता है मजूली फेस्टिवल। अच्छा, मजूली आपका क्या है? मजूली आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। कौन सी नदी इसको बनाती है? टी गार्डन्स की अगर बात करें तो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट पड़ती है असम में, वहीं पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है टी गार्डन्स में। जोरहाट इसका नाम भी है। मजूली जो आपका आइलैंड है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, जो कि बनाती है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, एंड दैट इज विच फेस्टिवल ब्रिंग्स आउट द फ्यूजन ऑफ द रिच कल्चर ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। रोंगकेर भी होता है, बिल्कुल वानी शहीद ने यहाँ पे सही बताया, रोंगकेर भी होता है। और रोंगकेर को कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है बताने का कष्ट करेंगे? रोंगकेर को कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? तो दोनों का, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों का दिखाता है। तो रथ यात्रा की अगर हम बात करें तो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है उड़ीसा के पुरी में। ये नहीं होगा, ये उड़ीसा का ही सिर्फ दिखाता है। बस्तर गौंचा होगा। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछ ले बस्तर दशहरा कहाँ मनाते हैं, तो वो भी छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, मैंने क्या पूछा था, रोंगकेर फेस्टिवल कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? तो आपको याद है, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेगमा, ठीक है। ये मैंने आपको ट्राइब्स बताई थी, लेकिन इन ट्राइब्स में कोई नहीं है। ये आपकी है एक क्या नाम है इसको, करबी, ठीक है, जो करबी ट्राइब है। तो मैंने ये बताया था कि ये जो पांचों हैं,
इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, करबी अंगलोंग प्लेटिव के नाम से जानते हैं, जो कि आपका पेनिनसुलर प्लेटिव का ही एक एक्सटेंशन है। क्लियर। और यहाँ पे माधवपुर मेला, जो माधवपुर फेयर है, ये एक्चुअल में लगता है गुजरात में। ऐसे ही हमारे कुछ और भी फेयर्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो एक आपका सूरज कुंड है, कहाँ पे लगता है ज़रा बताएंगे? सूरज कुंड, सोनपुर और पुष्कर, ये तीनों मेले कहाँ पे लगते हैं, ये आप कमेंट में ज़रा बताने का कष्ट करें। तो सूरज कुंड की अगर बात करें तो फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद हरियाणा में। सोनपुर की अगर बात करें तो सोनपुर मेला आपका बिहार में लगता है, सोनपुर नाम की जगह है, अभी मैंने इस पर एक रील भी डाली थी, देख लीजिएगा। ठीक है। पुष्कर मेला की अगर बात करें तो ये राजस्थान में लगता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ विच गैस इज रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। तो जब धातु की एक अभिक्रिया हम करवाते हैं एक अम्ल के साथ, तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये ध्यान रखना, मैश का कॉन्सेप्ट, मैश, MASH। मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मैश। क्लियर। और ठीक है, एक चीज़ आप बताइए मुझे कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है? मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है? अब CO2 गैस वो गैस होती है दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। कैसे? वो रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए। वो रिएक्शन कुछ इस तरह से है, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये लाइम वाटर है, CaOH का होल ट्वाइस। इसमें इसको हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में, इसको लगा के छोड़ देते हैं, और CO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ज़रा बताइए कितने परसेंटेज में, ये इसको बना देती है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को लाइमस्टोन बोलते हैं, इसी को मार्बल बोलते हैं, इसी को ही हम चौक के नाम से भी जानते हैं। और कमेंट में आप ये बताइए कि जब हम लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो किस गैस के ब्राउन फ्यूम्स यानी भूरी झाग हमें देखने को मिलती है? और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा था आपसे। मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो इसीलिए जो मेटल का ऑक्साइड है वो किससे रिएक्ट कर लेगा? एसिड से रिएक्ट कर लेगा, लेकिन बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। और नॉन मेटल का ऑक्साइड आपका बेस से रिएक्ट कर लेगा, लेकिन एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब एसिड और जब बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस क्या बनता है? एसिड प्लस जब बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और क्या चीज़ बनती है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि जो उदासीकरण अभिक्रिया है वो इसको बोलते हैं हम। ठीक है। लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन में किस गैस के ब्राउन फ्यूम्स यानी भूरी झाग निकलती है? तो इट इज़ योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट का डिफरेंस? किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर का जो साक्षरता दर है उसमें सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर केरला? लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है लिटरेसी रेट? तो लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है 7 और अबव का कोई भी जो बच्चा है या फिर बंदा है वो अगर पढ़ और लिख सकता है, किस पे? एनी ऑफ द, जो हमारी 8th शेड्यूल में जो 22 जो हमारी जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, तो इन भाषाओं में अगर कोई रीड और राइट कर सकता है 7 और अबव तो उसको हम लिटरेट कंसिडर करते हैं। इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो 74.04% है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, जिसमें कि अगर हम मेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो मेल में आपकी ज़्यादा है और फीमेल में आपकी, ठीक है, और फीमेल में आपकी कम है। मेल की अगर हम बात करें तो रफली कितनी है? तो मेल की आपकी 80 आई थिंक कितनी है? मेल की 82.14, ठीक है, और फीमेल की कितनी है? 65.46। ये है आपकी फीमेल की। एक सेकंड रुकेगा। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल लिटरेसी रेट हो गई 82.14 और फीमेल 65.46। इसी का ही डिफरेंस कभी कभी पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, तो ज़रा बताइए कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है दोनों के बीच में। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा, देखिए हाईएस्ट की अगर हम बात करें, हाईएस्ट की बात करें तो ये केरल में है। अगर हम स्टेट की बात करें, यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप में है। लोवेस्ट की बात करें, सबसे न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। और अगर हम यूटी की बात करें तो ये दादरा नगर हवेली में है। ठीक है, दादरा एंड हवेली। तो केरल में कितनी लिटरेसी रेट है? तो केरल में जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर है दैट इज़ 94%, और जो लक्षद्वीप में दैट इज़ 91.85%। बिहार में लोवेस्ट है। बिहार में कितनी है? 61.8% है बिहार की जो साक्षरता दर है।
अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मेल और फीमेल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो बिहार में है, सॉरी राजस्थान में है, और सबसे हाईएस्ट मेल और फीमेल लिटरेसी रेट केरल में है, और सबसे कम मेल और फीमेल लिटरेसी रेट आपकी बिहार में है। फिर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर लूँ, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, तो क्या आंसर होगा? तो हाईएस्ट में ध्यान रखिएगा सेरछिप, जो मिज़ोरम में सेरछिप है उसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और लोवेस्ट की अगर बात करेंगे मिज़ोरम में है। मिज़ोरम वैसे भी सेकंड नंबर पे आता है केरल के बाद लिटरेसी रेट के मामले में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लोवेस्ट है अलीराजपुर मध्य प्रदेश, ठीक है, अलीराजपुर जो कहाँ पड़ता है, एमपी में, दैट इज़ मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो 2001 का सेंसस है उसके हिसाब से मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट कितनी है, क्योंकि शायद कल के जो आपका पेपर हुआ था सीजल का उसमें कुछ ऐसा ही सवाल बना था कि मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट आपको 2001 का भी पता होना चाहिए, तो 2001 के सेंसस के हिसाब से कितना था और उनके बीच का डिफरेंस पूछा था। तो 75 पॉइंट, ठीक है, 75.3% था मेल का 2001 का सेंसस के हिसाब से, और फीमेल की अगर बात करेंगे तो ये था आपका 65.46, सॉरी एक सेकेंड, मेल का तो था आपका 65.46, तो ये अभी के हिसाब से होगा 75.46 मेल का था, एक सेकेंड 75.3, और फीमेल का, हाँ फीमेल का आई थिंक 53.7 ऐसा कुछ था, ठीक है, 53.7%, इतना ही था, बिल्कुल 53.7% ही था। अब यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछ लिया था कि इनका डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कितना डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना निकल के आएगा यहाँ पर, तो ये आई थिंक 6.84 कुछ आएगा, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 रफली आई थिंक 11.7 कुछ परसेंट आएगा, है ना, 11.7%। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बिकॉज पूछ लिया था अभी इसने। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सीता एंड इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द रामायण, निम्नलिखित में से कौन सीता एंड इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक है? रविंदर सिंह, देवदत्त पटनायक, अमीश त्रिपाठी या फिर दुर्जय दत्ता। तो इस तरह की जो बुक्स होती हैं सीता, राम, रावण, इस तरह के बुक्स के ऑथर या तो देवदत्त पटनायक होते हैं या तो अमीश त्रिपाठी होते हैं। एक्चुअल में सीता नाम की किताब दोनों लोगों ने लिखी है, देवदत्त पटनायक जी ने भी और अमीश त्रिपाठी जी ने, लेकिन जो अमीश त्रिपाठी जी की बुक है वो है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ये है इनकी बुक का नाम, वॉरियर ऑफ मिथिला, ये है अमीश त्रिपाठी जी की बुक का नाम। आंसर इसका होगा देवदत्त पटनायक, सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण। देवदत्त पटनायक जी की कुछ और भी बुक्स हैं जैसे कि 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा, तो 7 सीक्रेट्स करके आपको दिख जाए तो वो आप सीधे देवदत्त पटनायक मारिएगा बिकॉज इनकी 3 किताबें हैं इस नाम से, 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा, 7 सीक्रेट्स ऑफ विष्णु, 7 सीक्रेट्स ऑफ गॉडेस, ठीक है। और एक और किताब है जैसे कि माई गीता है, ठीक है, और सती सावित्री इनकी एक किताब का नाम है, सती सावित्री। फिर वहीं अगर हम बात करें अमीश त्रिपाठी जी की बहुत सारी बुक्स हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, आपको पता होंगी काफ़ी बुक्स। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सीक्रेट ऑफ नागाज, ओथ ऑफ वायुपुत्रा, और सीता बता दिया, राम, ठीक है, राम, और रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त, और सुहेल देव, और हाँ ये आपके हो जाएंगे, ठीक है, किसकी, अमीश त्रिपाठी जी की बुक्स, ध्यान रखिएगा। बाकी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, सलमान रश्दी की, शशि थरूर की, आपकी जो कौन है वो अरुंधति रॉय, उन सब की हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नेम ऑफ द रूलर एम्पायर इज करेक्टली मैच, इनमें से सही मैच्ड कौन सा है? महापद्मनंदा मगध एम्पायर से थे, अजात शत्रु मौर्यन एम्पायर से थे, तो इनमें से आपका सही मैच्ड कौन सा है? बिल्कुल सही है, राज टेबल, दृष्टि मौर्य, प्रिया जी, जोया राजपूत, उदित अरोरा। स्कैन ऑफ इक्ष्वाकु, स्कैन ऑफ इक्ष्वाकु भी अमीश त्रिपाठी जी की है। तो महापद्मनंदा की अगर बात करें तो बिल्कुल मगध एम्पायर में थे, तो मगध एम्पायर में काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ आई। सबसे पहले जो प्रमुख डायनेस्टी आई वो थी हरेनका डायनेस्टी। हरेनका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बिम्बिसार थे, बिंदुसार नहीं थे, ध्यान रखना, बिम्बिसार थे। बिम्बिसार आए थे, उनके बेटे थे अजात शत्रु, तो अजात शत्रु आए थे उसके बाद, ठीक है। तो अजात शत्रु मौर्य एम्पायर से नहीं होंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हरनका के जो बाद प्रमुख डायनेस्टी आई थी वो थी आपकी नंद डायनेस्टी। बीच में और भी डायनेस्टीज आई लेकिन प्रमुख डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ। तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंदा, और इसके आखिरी रूलर थे धनानंदा। धनानंदा को हरा के ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, और इस मौर्य वंश के संस्थापक वही थे। और उसके बाद इनके बेटे जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उनका नाम था बिंदुसार।
सवाल पूछता है कि किसने, जो सीरिया के रूलर थे एंटियोकस वन, उनसे फिग, वाइन और ये फिलोसोफर की डिमांड रखी थी, तो वो बिंदुसार ही थे। बिंदुसार के बेटे थे अशोक, जिनको अशोक द ग्रेट के नाम से हम जानते हैं। अशोक के बारे में बाकी चीज़ें भी ध्यान रखिएगा ज़रा, क्योंकि अशोक थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि इनके रॉक एडिक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि किस रॉक एडिक्ट में जो है इन्होंने कलिंग वॉर के बारे में मेंशन किया था, किस पर्टिकुलर रॉक एडिक्ट में इन्होंने बोला था कि जो एनिमल की जो सैक्रिफाइस है वो नहीं करनी है, यानी कि जो एनिमल्स की हत्या है वो आपको नहीं करनी है। तो कलिंग वॉर के बारे में इन्होंने मेंशन किया था, जो 13th रॉक एडिक्ट था। एनिमल की अगर बारे में बात करें तो जो पहला आपका रॉक एडिक्ट था उसके बारे में मेंशन किया था। भबरू बैरात रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है ये बताएंगे, भबरू बैरात रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, प्लस जो हमारी बराबर हिल केव्स हैं वो कहाँ पे हैं। अभी एक स्टूडेंट ने कल ही भेजा था व्हाट्सएप में मुझे, सर ये बराबर हिल केव्स हैं, जब पढ़ाइएगा तो इनकी पिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो पिक तो यहाँ पे मैंने नहीं लगाई, चलो। तो महापद्मानंद तो मगध एम्पायर से होंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे डायनेस्टी तो लिखी नहीं हुई है। मगध एम्पायर में तो इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। मगध हमारा 16 महाजनपदों में एक था, जिसकी पहली तो कैपिटल क्या थी, राजगिरी थी। देन बाद में इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र हो गई, किसने शिफ्ट करी थी, तो बिंबिसार के बेटे थे उडाइन, ठीक है, सॉरी अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बेटे थे उडाइन, तो उडाइन ने इसको शिफ्ट किया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या, ठीक है। मगध जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, तो ध्यान रखिए मगध जो है ये गंगा और सोन के बीच में जो है, गंगा और जो सोन का जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है, जहाँ मिलन होता है, वहाँ पे सिचुएटेड था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा मगध के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओनली वन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भबरू बैरात की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, ठीक है, ये राजस्थान में है। और बराबर हिल केव्स की अगर बात करेंगे तो ये बिहार में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और इनके कुछ जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं जहाँ पे इनका नाम हमें पता चलता है देवनामी पियादशी अशोक, क्योंकि बाकी जगह तो बस देवनामी पियादशी ही लिखा था। देवनामी पियादशी अशोक जैसे हमें मस्की, गुज्जर जो कर्नाटक में पढ़ते हैं वहाँ पे देखने को ये एडिक्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमें पता चलता है। और बाकी जेम्स प्रिंसेप ने इनके जो इंस्क्रिप्शंस थे उनको डिसाइफर करने का काम किया था। हु वॉज द पहला सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत टू स्टार्ट मिलिट्री एक्सपीडिशंस टू इनटू द सदर्न इंडिया। तो ये भी आई थिंक हम लोग देख ही चुके हैं कि साउथ इंडिया में सबसे पहले मिलिट्री एक्सपीडिशन किसने किए थे, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश। हाँ सबका सही है, ठीक है। तो सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा, ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था मलिक काफूर, जिसको कि 1000 दिनारी के नाम से भी हम जानते हैं, इसको भेजा था साउथ इंडिया में, और इसी ने ही साउथ इंडिया में एक्सपीडिशन किए थे मेनली 1309 से लेकर 1311 के बीच में। अगर हम इसके रूल की बात करें अलाउद्दीन खिलजी का, तो रूल स्टार्ट होता है 1296 1296 से लेकर 1316 तक चलता है इसका रूल, ठीक है। तो इसने जो है मलिक काफूर ने सबसे पहले तो हराना स्टार्ट किया यहाँ पे जो देवगिरी के यादव थे उनको। होयसाल्स को हराया, होयसाल ऑफ हालेबीडू, ककातिया ऑफ वारंगल को हराया, पांड्या को हराया, इन सब को इसने हराया था, ठीक है। किसने, मलिक काफूर ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारी चीज़ें आप जानते हैं क्या, आमिर खुसरो इनके टाइम पे थे, तूते हिंद का टाइटल इन्होंने आमिर खुसरो को दिया था, पैरट ऑफ इंडिया, और उन्होंने सिकंदर सैनी का इनको टाइटल दिया था। मार्केट रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, शहनाई मंडी अपॉइंट कर रखे थे ऑफिसर्स मार्केट रिफॉर्म्स को देखने के लिए, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए। स्पाइज अपॉइंट कर रखे थे जैसे कि मुनैया के, उनको हम जानते हैं। और सराय आदिल क्लॉथ मार्केट था। दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। जो इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था उसको ख़त्म करने का काम किया था। सेकंड सिटी सिरी या फिर सिरी फोर्ट डेवलप किया था। अलाई दरवाज़ा जो एंट्रेंस होता है कुतुब मीनार का उसको बनवाया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता है। बलबन एक ऐसा आदमी था जो खुद के ही प्रेस से मतलब ये चाहता था कि पावर इसके हाथों में कंसोलिडेट हो। तो कल ही सवाल बना है सीजीएल के पेपर में कि कौन वो दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसने कि पावर एक्सपेंशन के बजाय पावर कंसोलिडेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया। दैट वाज बलबन। तो बलबन के बारे में ध्यान रखिएगा कि 1266 1266 से लेकर 1287 तक इसका रूल रहा था। गयासुद्दीन बलबन, जिसको कि उलुग खान के नाम से जानते हैं। उलुग खान का टाइटल जो है मल्टीपल लोगों के पास रहा था दिल्ली सल्तनत में, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उलुग खान का टाइटल लिया था, उलुग खान। बलबन बताता था हम आफरासियाब के डिसेंडेंट हैं। जिल्ले इलाही दैट इज शैडो ऑफ अल्लाह का इसने टाइटल ले रखा था। इसने सिजदा और पैबोज स्टार्ट किया था। इसने तुर्कानी जो चहलगानी सिस्टम इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, ग्रुप ऑफ 40 टर्किश स्लेव्स, उनको उनका जो है उनकी पावर्स को यहाँ उसने ख़त्म किया था। और अपनी पावर जो क्राउन की पावर है उसको जिसने रिस्टोर किया था। प्लस ध्यान रखना है कि इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था जिसको हम दीवाने अर्ज़ के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो ये वाइज फूल के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से देवगिरी या फिर दौलताबाद इसने कैपिटल को शिफ्ट किया
किया था। खुरासान और कुराचिल एक्सपेडिशन इसने स्टार्ट करने का सोचा था, बट दे वर फेल्ड एक्सपेडिशन। इसने एक जो आपका होता है टोकन करेंसी उसको स्टार्ट किया था, वो भी फेल हो गया था, तो इसीलिए इसको वाइस फूल के नाम से जानते हैं। अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही में ज़ियाउद्दीन बरानी ये बोलते हैं कि किस तरह से इसने 2 गार्डनर्स लाढ़ा और पीरा, एक वाइन डिस्टिलर और एक कुक को जो है हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट किया, तो ये काफ़ी मूर्खता भरी चाल थी, ऐसा बोला था तारीख़ फ़िरोज़ शाही में। तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखी थी? याहया बिन शिरिंदी ने। हमने पढ़ा है कि उसमें उसने बोला था कि किस तरह से जो सैयद डायनेस्टी के लोग हैं, रूलर्स हैं, वो किस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद के ही डिसेंडेंट हैं। ठीक है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की अगर बात करें तो इल्तुतमिश का जो रूल रहता है वो कब से कब तक रहता है? तो 1210 से लेकर 1236 तक रहता है। इसने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, आइस इल्तुतमिश और आइस इक्ता। इसने सिल्वर टंका और कॉपर जीतल नाम की जो है टोकन करेंसीज जो है स्टार्ट करी थी। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्तान, जिसने कि 1236 से लेकर 1240 तक यहाँ पे रूल कर किया था। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच एक्ट वॉज दी रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन एस्टैब्लिश्ड ओवर इंडिया? तो आजकल इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट एक्ट्स होते हैं। तो 1833 के एक्ट से आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ, पता नहीं मैं भूल इसलिए जाता हूँ क्योंकि एनटीपीसी की भी क्लास चली तो समझ नहीं आता एनटीपीसी वाले बताया था कि इसमें बताया था। तो 1833 से तो पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब ये होता है पूरी तरह से प्रशासनिक, यानी कि कॉमर्शियल फंक्शंस इसके ख़त्म कर दिए गए थे। कैसे ख़त्म किए थे? तो देखिए 1813 का जो एक्ट आया था, इसमें कंपनी को ये बोला गया था कि आप ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। 1833 में ये 2 एक्सेप्शंस को भी हटा दिया गया, तो कमर्शियल फंक्शंस खत्म, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉन्डी बन गई। इसको सेंट हेलिना एक्ट के नाम से जानते हैं। 1813 का जो एक्ट था, इसमें 1 लाख रुपए वो सेट असाइड जो कि एजुकेशन पे खर्च किया जाना था, प्लस मैंने आपको बताया था, हाँ ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है भेजे गए थे इंडिया में। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इससे गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था ये आप कॉमेंट में बताएंगे। 1773 के एक्ट की अगर हम बात करें तो इसने पहले एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करने की बात कही थी, कहाँ पे? कैलकाटा में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सही आंसर होगा। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूरा एबॉलिश कर दिया था। कारण क्या था? 1857 का एक्ट था। 1858 के एक्ट के समय में कौन इस समय क्वीन था? तो ध्यान रखिएगा, क्वीन विक्टोरिया इस समय क्वीन थी। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया था। अगर हम बात करें ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर सॉरी बोर्ड ऑफ गवर्नर है, इनको जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये लिखने का काम नहीं, रिविजन का। कुछ लोगों को हो सकता है, जो नए लोग उनको लग सकता है ये कैसा टीचर लिख तो कुछ रहा ही नहीं, बोले जा रहा है। तो रिवीजन है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हैं क्लास को, क्योंकि रिवीजन पर्पस से क्लास है। सारी चीज़ें मत एक्सपेक्ट करिएगा कि मैं लिखूंगा। मैं आपको 20 चीज़ें बता सकता हूँ और 10 चीज़ें लिख सकता हूँ, तो दोनों में आप चुन लो, या तो 10 में लिखूँ या फिर 20 आपको बता दूँ। मेरे हिसाब से 20 बताना ज़्यादा सही है, क्योंकि आपके दिमाग में खट 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 आती जाएंगी। नहीं आ रहा है आपको तो और उसको पॉज करके देखो, लिखो उसको, वो आपका काम है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और से उसको हम किस नाम से जानते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कमेंट में आप बताएंगे कि जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है आपका 1909 का 1909, इसको हम किस लिए जानते हैं? जिसको कि हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, इसको हम किस लिए जानते हैं? सिमिलरली जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है कि कब का? 1919 का, उसको हम मॉन्टेगी फॉर रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इसको हम किस लिए जानते हैं? ये आपको बताना है। प्लस 1858 के एक्ट को हम क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते हैं। पील कमीशन, पील आयोग का गठन हुआ था इंडियन आर्मी को एक तरह से कैसे रिकन्स्ट्रक्ट करना है इसको लेके, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोजीशन अपॉइंट की गई थी, वॉइस रॉय। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय बना दिया गया था, और पहला वॉइस रॉय आप बताएंगे कौन बना था? तो 1909 जाना जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जो पृथक निर्वाचन है किसको देने के लिए? मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 जाना जाता है जो डायरकी है, द्वैध शासन है, वो लाने के लिए कहाँ पे? प्रोविंसेस में। और इस डायरकी को ख़त्म किसने किया था? प्रोविंसेस से, और उनको ऑटोनॉमी देने का काम किया था, उनको स्वायत्तता देने का काम किया था किसने? ये आपको बताना है, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया था, मैं आपको बता चुका हूँ। और इस सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया था इसने। और 1935 का जो एक्ट था उसने प्रोविंसेस से डायरकी को ख़त्म करके प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देती थी, और सेंटर में वो डायरकी को ले आया था। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड? तो कौन सा आपका आर्टिकल है जो बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मंत्रिपरिषद होगा, और उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा? ऐसा कौन सा आर्टिकल है? कैनिंग था, बिल्कुल सही है, कैनिंग बिल्कुल सही है, सभी का वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो 70 तो होगा नहीं यहाँ पे, आर्टिकल 70 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 74। अनुच्छेद 74 बोलता है कि भारत का एक
मतलब एक मंत्री परिषद होगा और एक आपका उसका जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। इसीलिए हम प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं क्या, डी फैक्टो हेड बोलते हैं, रियल हेड बोलते हैं। नॉमिनल हेड किसको बोलते हैं, डी फैक्टो, या फिर डी ज्यूरे हेड किसको बोलते हैं, डी ज्यूरे वाले को ही नॉमिनल या फिर टाइटुलर हेड के नाम से जानते हैं। कौन है ये, नाम का जो हेड होता है, इट इज़ नन अदर दैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़। आर्टिकल 70 की बात है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के फंक्शंस को कौन परफॉर्म करेगा इन सर्टन कंटिजेंसीज, यानी कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनके फंक्शंस को कौन परफॉर्म करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है। 74 आप समझ गए। और प्राइम मिनिस्टर को लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट, किसने बोला था, लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट, हु सेड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। 75 आर्टिकल, इसमें मल्टीपल क्लॉजेज हैं, वो सारे क्लॉज आपको पता होने चाहिए बारी बारी करके। 75 क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो करेगा राष्ट्रपति, दैट इज़ प्रेसिडेंट। और बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। दूसरा क्या बोलता है कि ये लोग अपने ऑफिस पे तब तक रहेंगे जब तक ये प्रेसिडेंट को प्लेजर देते रहेंगे, राष्ट्रपति को क्या है, प्रसाद पर्यंत, है ना, प्रसाद देते रहेंगे तब तक। तो प्रेसिडेंट को जब तक ये प्लेजर देते रहेंगे तब तक ऑफिस में रहेंगे। और अगर हम बात करें तो ये ही चीज़ को हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू दी टुवर्ड्स दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरे में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी दी हुई है कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोअर हाउस, और लोअर हाउस क्या आपका, एंड दैट इज़ लोकसभा, इसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे अगर हम बात करें फोर्थ, इसमें लिखा हुआ है कि ये बिना शपथ लिए ऑफिस में नहीं जा सकते, और ओथ इनको कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। फिफ्थ में अगर हम बात करेंगे तो क्या दिया हुआ है, फिफ्थ में दिया हुआ है कि कोई भी मिनिस्टर हो सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी, नहीं तो आपकी मिनिस्टरशिप चली जाएगी। और 6 में लिखा हुआ है कि इनका जो क्या बोलते हैं उसको, जो पैसा वगैरह है, जो एमोल्यूमेंट है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, यानी एक तरह से खुद ही डिसाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आगे बढ़ें अभी। और लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट बोला था नेहरू ने, एक्चुअल में ये हमें किस आर्टिकल से पता चलता है, तो जो 77 है इससे बिल्कुल नहीं पता चलता है। इसमें तो दिया हुआ है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो जो भी धंधा होगा जो यूनियन का पार्ट, मतलब यूनियन का कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस कीवर्ड ध्यान रखना है। और 78 में दी हुई है क्या, 78 में दी हुई है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की ड्यूटी दी हुई है कि वो किस तरह से एक लिंकेज के तौर पर ऐड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है। एक आर्टिकल एकदम से दिमाग में है तो चला, हाँ ये ध्यान रखना, कौन से 2 आर्टिकल हैं, कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो हमें ये बताते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ही इज़ दी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। कौन से 2 आर्टिकल हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके निर्वाचन में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं। तो पहले तो इसका आंसर दे देता हूँ मैं। तो आर्टिकल 63 बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 64 बोलता है वही जो चीज़ अभी मैंने बोली, और आर्टिकल नंबर 89, ये दोनों चीज़ हमें बताते हैं कि जो देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन यानी कि सभापति बन जाएगा। प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो ये पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 52 से लेके 62 के बीच में इसके बारे में दिए हुए हैं आर्टिकल्स। तो इसको हमने किस तरह से याद रख रखा है, तो प्रेम एक भाई साहब हैं, उनसे हमने बोला है कि भाई देखो प्रेम जी ऐसा करो, ट्रैकिंग पे चलना है, तो क्योंकि ट्रैकिंग पे चलना है तो प्रेम जी कम इन टाइम, ठीक है। तो ये है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लिखने वाला नहीं हूँ मैं, ठीक है। 53 में क्या दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, इसका का मतलब क्या 54 में, तो 54 में है आपका कि इलेक्शन या फिर इलेक्टोरल कॉलेज, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कौन कौन हिस्सा लेगा। मैनर ऑफ इलेक्शन कैसा होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल संक्रमणी मत। ट से क्या है, ये है टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म कितना होता है 5 साल का होता है इसका, ठीक है। ई से क्या है, ई से क्या है
एलिजिबिलिटी किसकी, फॉर री इलेक्शन। तो हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है इज़ एलिजिबल एनी नंबर ऑफ टाइम फॉर री इलेक्शन, कितनी बार भी वो री इलेक्ट होकर आ सकता है, अनलाइक इन यूएसए जहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति 2 साल के लिए बन सकता है। क्यों, यहाँ पे दी हुई है क्वालिफिकेशंस। तो जरा मिनिमम एज बताइए राष्ट्रपति बनने के लिए। सी से क्या दिया हुआ है, कंडीशन ऑफ ऑफिस दी हुई है। कंडीशन ये है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकते हैं, आप मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं हो सकते हैं, आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते हैं, ये दी हुई है। ओ से क्या है, ओथ, शपथ। शपथ कौन दिलाता है इनको, जरा ये बताना। आई, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 62 क्या है, टाइम ऑफ होल्डिंग, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी। तो मेन बात ये है कि जैसे ही राष्ट्रपति का कार्य पूरा मतलब पद जो कार्यकाल पूरा हो उससे 6 महीने मतलब उससे पहले ही 6 महीने पहले ही आप चुनाव करवा लीजिए, सो दैट पहले ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाए। तो कौन इसमें हिस्सा लेता है, इलेक्टेड मेंबर ही हिस्सा लेते हैं पहली बात तो, ठीक है। इसमें कोई नॉमिनेटेड मेंबर यानी नामित सदस्य हिस्सा नहीं लेता है। इसको हम बड़ी आसानी से इस तरह से याद रखते हैं, इलेक्टेड लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं एमपीज़ प्लस एमएलएज़। तो यानी कि इससे 2 बातें क्लियर हो गई कि नॉमिनेटेड लोग हिस्सा नहीं लेंगे और एमएलए लोग हिस्सा लेंगे। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, तो ये भी सही है आंसर यहाँ पे बोथ 1 और 2, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोगों का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं होता है। आर्टिकल 61 के तहत जो इम्पीचमेंट होता है, जो महाभियोग होता है, इसमें कौन कौन हिस्सा लेता है, तो इसमें ध्यान रखना ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, इन दोनों में ये डिफरेंस हो गया कि यहाँ पे एमएलए है, यहाँ पे कोई एमएलए नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड है, यहाँ पे ऑल का मतलब ये हो गया इलेक्टेड भी हैं और नॉमिनेटेड भी हैं। जैसे आपको पता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लेकिन उसके रिमूवल में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। और प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड पर रिमूव किया जाता है ये बताएंगे, और प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है और जो ऑर्डिनेंस पावर है वो किस आर्टिकल में है। What is the minimum age a person should be if he or she is willing to be appointed as the governor of the state in India? तो अगर किसी को राज्यपाल बनना है तो फिर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है सभी का, एक्नॉलेज मी, राज टेवल, प्रिया दुबे, जोया मिस्टी, अभिषेक, दिव्यांग। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर की बात करता है, आर्टिकल 161 गवर्नर की पार्डनिंग पावर की बात करता है, 123 ऑर्डिनेंस की बात करता है, आर्टिकल 213 गवर्नर के ऑर्डिनेंस की बात करता है। और एक चीज़ पूछी, क्या पूछी थी, और क्या कुछ पूछा तो था यार, और भी कुछ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ध्यान रखना राजेंद्र प्रसाद थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं। और क्या पूछे थे, हाँ मिसकंडक्ट नहीं भैया, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इनकैपेसिटी गलत है, परी तुम्हारा भी गलत है, दीपांशु तुम्हारा भी गलत है, ठीक है। सिर्फ एक ही ग्राउंड है रिमूवल का और वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। जो इनकैपेसिटी आप बता रहे हो वो जज के केस में होती है, जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, उनका रिमूवल का प्रोसीजर सेम होता है। ग्राउंड क्या होता है रिमूवल का, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कथित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ये होता है जज के केस में। इसके केस में सिर्फ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं नहीं है। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो अगर आपको देखो पंचायत का चुनाव लड़ना है तो 21 साल, लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 साल, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 साल, देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव लड़ना है तो 35 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर हम गवर्नर की बात करें तो इसके ये आर्टिकल से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, खासकर जो आर्टिकल नंबर 158 है अनुच्छेद 158 जिसमें कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस दी हुई है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। इसमें क्या क्या कंडीशन दी हुई है, तो इसमें भी मल्टीपल क्लॉजेज हैं। जैसे पहला तो वही जैसे हमारा सेम प्रेसिडेंट का है, क्या कि आप मतलब कोई भी आप अगर आपको गवर्नर बनना है तो आप एमपी या एमएलए नहीं हो सकते हैं, एमपी या फिर आप किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हो सकते, अगर हैं तो आप रिज़ाइन करिए वहाँ से। दूसरा है आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं। तीसरा है कि आपका जो इमोल्यूमेंट है, आपको कितना भत्ता मिलेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो देश की जो संसद है, पार्लियामेंट, वो डिसाइड करेगी, ना कि उस स्टेट का लेजिस्लेचर, ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। क्लियर है ये चीज़। और आर्टिकल नंबर 3A को इंसर्ट किया गया था 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 से, और इसमें ये बोला गया था कि कोई भी, पहली बात तो जो कोई राज्यपाल है वो मल्टीपल स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है, मतलब वो कॉमन एक गवर्नर हो सकता है मल्टीपल स्टेट्स का, सिंपल। और उस केस में उसका एमोल्यूमेंट उन 2 या फिर 2 से ज़्यादा, मेनली तो 2 ही होते हैं, 2 स्टेट्स के बीच में कैसा डिवीजन होगा वो डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट। मान लेते हैं कि कोई यूपी और बिहार का कॉमन गवर्नर बन गया, यूपी का भी है बिहार का भी है, तो यूपी कितना पैसा देगा एज सैलरी और बिहार कितना देगा ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, लेकिन ओवरऑल सैलरी कितने मिलेगी ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। और ओथ की अगर जब हम बात करते हैं तो गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट को ओथ, प्रेसिडेंट को भी आई थिंक आप लोगों ने नहीं बताया अभी तक।
सर इस तरह से, अच्छा इसके भी नोट्स चाहिए तुम्हें, क्यों? तो इसको ओथ कौन दिलाएगा? सिंपल सी बात है, जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का वो दिलाएगा, ठीक है। और जिस तरह से प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, वैसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यहाँ दिलाएगा। इन विच कांग्रेस का सेशन गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड, तो कहाँ पे मतलब गोल डिक्लेयर किया गया था कि कांग्रेस का अभी गोल होगा पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कैलकाटा का नहीं, कैलकाटा का किस मायने में इंपॉर्टेंट है? दूसरा कांग्रेस का सेशन 1886 में हुआ था कैलकाटा में। कैलकाटा में जो 1906 में हुआ था सेशन 1906 में, जो वहाँ पे 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे, स्वदेशी, बॉयकॉट, स्वराज और नेशनल एजुकेशन, ये पूर्ण स्वराज है। स्वराज नहीं, स्वराज तो कैलकाटा में आया था, जिसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। लाहौर का सेशन होगा जो 1929 में हुआ था, 1929 में। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, कि यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बात कही गई थी, और रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया था। ये बात कही गई थी कि हम लॉन्च करने वाले हैं अब CDM को, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, और हम बॉयकॉट करने वाले हैं RTC को, दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो CDM कब स्टार्ट होता है? CDM स्टार्ट होता है गांधी जी के डांडी मार्च से, जहाँ पे वो 12 मार्च को अपने 78 लोगों के साथ क्या स्टार्ट करते हैं? एक मार्च स्टार्ट करते हैं साबरमती से डांडी। कहाँ पड़ता है डांडी? ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट जो है आपका गुजरात में, वहाँ पे पड़ता है। 12 मार्च से कब तक चलता है, जरा कॉमेंट में बताएंगे आप ये। और CDM की अगर बात करें तो NWFP रीजन में कौन लीड कर रहा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार बनाई थी, रेड शर्ट मूवमेंट उन्होंने वहाँ पे चलाया था। तो 1930 में ध्यान रखना, ईयर भी ध्यान रखना, ईयर भी इंपॉर्टेंट है ही, ऑब्वियस सी बात है। 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह या फिर डांडी मार्च के नाम से हम जानते हैं, जिससे कि आपका CDM स्टार्ट हुआ था। और 12 मार्च से कब तक चला था? ये आपका 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल तक चला था। कराची का जो सेशन हुआ था ये 1931 में हुआ था, और इसमें क्या बोला गया था कि अभी हम CDM को टेम्प्रेरी रूप से सस्पेंड करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं, और जो दूसरी RTC है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो सेकंड RTC वॉज दी ओनली RTC अमंग द 3 RTCs जिसमें कि गांधी जी ने या फिर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। इसी में ही 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे, फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के। बनारस का जो सेशन हुआ था 1905 में, इसको गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी और जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु थे, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था, और इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी करके एक एसोसिएशन बनाया था। एनसो का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो ये होगा अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ऑप्शन नंबर बी। अल नीनो क्या होता है? अल नीनो होता है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पड़ता है डार्विन, यहाँ पड़ता है तहीती। इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस मापा जाता है, अगर नेगेटिव आता है तो वो अल नीनो वाला साल होता है। अल नीनो में क्या होता है? मानसून देर से आता है और बारिश बहुत कम होती है। सेम ऑस्ट्रेलिया में भी होता है और सेम इंडिया में भी होता है कि इंडिया में लेट मानसून आएगा और बारिश काफ़ी देर से होगी, ठीक है, बारिश काफ़ी कम होगी, ठीक है। ये चीज़ होता है अल नीनो में। क्लियर इतनी चीज़? अल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट, स्मॉल बॉय, ठीक है, चाइल्ड क्राइस्ट इसका मतलब होता है। और अल नीनो 3 से 7 साल में आता है। और यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो है, जो साउथ अमेरिका का कोस्ट है, यहाँ पे वो गर्म पानी वापस मार जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश होने लगती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी का एक उल्टा होता है ला नीना। तो अल नीनो तो स्मॉल गर्ल हो गई आपकी, ठीक है, चाइल्ड क्राइस्ट, स्मॉल गर्ल, और इसका मतलब होता है स्मॉल बॉय, ला नीना। ला नीना अल नीनो का जस्ट उल्टा होता है। इसमें जल्दी मानसून आता है, खूब जोर की बारिश होती है ला नीना वाले साल में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन, महानदी, सुबनसारी या फिर कोसी? तो सोन बिल्कुल है, हमें पता है गंगा नदी इस तरह से आती है, यहाँ पे यमुना ज्वाइन करती है, यहाँ पे सोन ज्वाइन करती है। तो गंगा की 2 प्रमुख राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो राइट साइड से ज्वाइन करती हैं। यमुना तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और सोन भी है। सोन कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, और जहाँ से होता है वो किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। महानंदा भी है, सुबनसारी, धानसारी ये ब्रह्मपुत्रा की हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, चलो यहाँ पे तो क्या ही देखोगे, समझ नहीं आएगा ढंग से, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा इस तरह से ज्वाइन करती हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा
ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये यमुना है, ये सोन है, और एक छोटी सी और है पुनपुन करके, वो ज्वाइन करती हैं। सोन जहाँ से निकलती है वो अमरकंटक प्लेटिव है, अमरकंटक का पठार है। ये जो अमरकंटक का जो प्लेटिव है ये आपका दिखाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। कैसे? क्योंकि यहाँ से निकलती है आपकी एक और नदी जिसको बोलते हैं नर्मदा रिवर, ठीक है। तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का ये दिखाती है। फिर सुबनसारी हो गई, कामेंग हो गई, तीस्ता हो गई, और कोसी को हम सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। सोन नदी में ही आपकी सोन की जो ट्रिब्यूटरी है जिसको हम जानते हैं रिहांद, उसी में रिहांद बांध या फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक जो कि देश का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है वो बना हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा की, तो ब्रह्मपुत्रा आपको पता है यहाँ से मतलब क्या हुआ, चेमा युंगदुंग या फिर अंगसी ग्लेशियर से निकलती है जो कि तिब्बत में पड़ता है। इसका नाम यहाँ वहाँ यारलंग सांगपो या फिर इन शॉर्ट सांगपो होता है। देन नामचा बरवा से यूटर्न मारती है बिकॉज यहाँ पे सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है। एक कमेंट में चीज़ मुझे बताओ, जो ग्रेटर हिमालय हैं, जो विशाल, जो आपको पता है ना ग्रेटर हिमालय, इस तरह से हिमालयाज़ है, ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, आपके लेसर हिमालयाज़ हैं, शिवालिक हैं। तो जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं इनका कोर ग्रेनाइट का बना हुआ है, ये ध्यान रखना। और ये सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं या फिर एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं, ये जरा कमेंट में बताना। तो ये जब सिंटैक्सियल बेंडिंग होकर यहाँ पे आते हैं तो इसका नाम हम छोड़ो बिकॉज चलो बता ही देता हूँ, लेकिन पूछता नहीं उतना। दिहांग है पहले इसका नाम पड़ता है, देन यहाँ पे इसका नाम पड़ता है, पहले तो सियांग पड़ेगा देन दिहांग पड़ेगा, जब असम में जाएगी तो ब्रह्मपुत्रा पड़ेगा। यहाँ पे आपका एक जगह है, वहाँ से क्या है साउथवर्ड टर्न मारती है, ठीक है, साउथवर्ड टर्न मारेगी, देन यहाँ पे इसका नाम जमुना हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा का बांग्लादेश में। अब ब्रह्मपुत्रा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सुबनसारी, नीचे होगी धानसारी। यहाँ पे चलो मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको आसानी होगी समझने में। इस तरह से ये तो यहीं पे देख लो क्या ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सुबनसारी है, नीचे धानसारी है, ये लोहित है, यहीं पे आपकी दिबांग है, दिहांग इसका नाम है, दिबांग इसकी सहायक नदी का नाम है। तो सुबनसारी, धानसारी, लोहित, कामेंग, तीस्ता, ये सब किसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। बराक नहीं है, बराक मेघना की ट्रिब्यूटरी है। मेघना कौन है, तो गंगा जब बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है और दोनों मिल के मेघना हो जाती है। और मेघना को ज्वाइन करती है बराक, जो कि मणिपुर हिल्स से निकलती है, मणिपुर, मिजोरम, देन यहाँ से होते हुए ये ज्वाइन करती है किसको, मेघना को। बढ़ाकर अलग है, बता चुका हूँ। ये दामोदर नदी देख रहे हैं आप, जो हुगली की सहायक नदी है, हुगली इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है जो फरक्का में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो दामोदर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बोलते हैं बढ़ाकर, वो अलग है, जहाँ पे आपका तिलैया और जो मैथॉन डैम है वो कंस्ट्रक्टेड है। और अब लगे हाथ जब बात आ ही गई है तो इंडस को क्यों ऐसा बुरा फील करवाना है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कैलाश मानसरोवर जगह है जहाँ से ये निकलती है। यहीं पास में ही आपका पड़ता है भोखार चू ग्लेशियर, भोखार चू से ही निकलती है इंडस रिवर, ऐसे ऊपर से जाती है, ठीक है, इस तरह से ऊपर से जाएगी इंडस रिवर। और इसका नाम यह वहाँ पे पड़ता है सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान का मतलब होता है लायंस माउथ यानी शेर का मुँह। और उस तरह से फिर हमें पता है कि पंचनद होते हैं किस तरह से, जैसे इंडस रिवर है तो इंडस का झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज नदी यहाँ पे हैं। तो झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। झेलम कहाँ से निकलती है, वेरीनाग से। चेनाब बारालाचला दर्रे से निकलती है। रावी और ब्यास दोनों रोहतांग दर्रे से, तो यानी इतना दूर से नहीं, पास से निकलेंगी, तो रोहतांग दर्रे से। और ये निकलती जो सतलज है ना, ये काफ़ी पीछे से। इंडस नदी जहाँ से निकलती है, सिंधु नदी, उसी के जस्ट नीचे से ही निकलती है। राकस ताल करके एक जगह पड़ती है, ठीक है, राकस ताल, वहाँ से निकलती है। और यहाँ पे इंडिया में शिपकीला दर्रा, शिपकीला पास से इंडिया में एंट्री मारती है। ये क्लियर रहती चीज़, आगे बढ़ते हैं। यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और जो चंबल नदी है ये जानी जाती है अपनी बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए। बैड लैंड कैसे बना देती है, जैसे बैड बॉय होता है, बैड बॉय किसको हम बोलते हैं, गुलशन ग्रोवर, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है बैड बॉय नाम से। तो ये जो चंबल नदी है ये क्या करती है, गली इरोजन परफॉर्म करते हुए चलती है, गली काटती हुई चलती है, गली बनाती हुई चलती है, जिसकी वजह से जो लैंड है वो बड़ी बेकार हो जाती है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाती है। एंड दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज बैड लैंड टोपोग्राफी। चंबल की ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो आपकी शिप्रा हो जाएगी, आपकी पार्वती हो जाएगी, काली सिंध हो जाएगी, बानस हो जाएगी। बानस अरावली से निकलती है, अरावली जो रेंज है यहीं से लूनी नदी निकलती है जो कि रन ऑफ कच्छ में जाके गुम हो जाती है। उसको ढूंढना पड़ता है, कहाँ हो लूनी, तुम कहाँ हो, ऐसे बुलाना पड़ता है, तब वो बोलती है हम यहाँ पे, जल्दी से आओ इधर। द इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स ऑफ द एसएचजी बैंक लिंकेज मूवमेंट वॉज स्पीयरहेडेड बाय डैश विद सपोर्ट फ्रॉम आरबीआई। तो ये एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में पूछता है, कब लॉन्च हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये 1992 में लॉन्च हुआ था, जहाँ पे किया क्या गया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से इंटीग्रेट कर दिया गया था सो दैट माइक्रो लेंडिंग को फैसिलिटेट किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, रूरल एंड डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को 1982 को सेटअप होता है। बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इसको सेटअप किया जाता है।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य है? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अभी तक तो ज़्यादा सवाल सीजीएल में नहीं पूछे गए, लेकिन एमटीएस में पक्का पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो ये है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ये क्या होता है? ये कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना है, कोलेट्रल नहीं रखना है आपको उसमें। तो ये मेन इनका काम ये होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेश को प्रमोट किया जाए और गरीबी का उन्मूलन किया जाए। ऑप्शन नंबर डी। और क्या क्या सवाल यहाँ से बनेगा कि पहला देश में एसएचजी कौन था? तो ये सवाल मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था पिछले वाले क्वेश्चन में कि देश का पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन सा था। तो देश का जो पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप था ये अहमदाबाद में बना था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद। और किसको हम फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के नाम से जानते हैं? तो ये आपका था सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन से 1974 में बना था। और ये चीज़ आप ध्यान रखना कि फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं? तो जो अभी बांग्लादेश का करंट में प्रधानमंत्री है ना, मोहम्मद यूनिस, इसको बोलते हैं क्या? फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो NBFC MFI है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो MFI है, इनको हमने किस कमेटी के रिकमेंडेशन से इनको स्टैब्लिश किया था? तो ध्यान रखिएगा 2010 में एक कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट 2011 में दी थी, जिसको हम जानते हैं मालेगाम कमेटी। इसके रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश किया गया था। सन 2010 में ही एक MFI का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एक बहुत ही भयंकर क्राइसिस आया था। किस स्टेट में आया था जिसकी वजह से एक एक्ट लाना पड़ा था? वो स्टेट में ही आपको देखने को मिलेगा, शेषाचलम हिल्स में सिचुएटेड आपका तिरुपति मंदिर। कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2010 में क्राइसिस आई थी MFI की, ये चीज़ हो गई। और क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी को NBFC MFI बनना है तो उसको कितना % ऑफ उसका जो एसेट होता है वो एज किसी को NBFC को अगर NBFC MFI बनना है तो कितना % एसेट उसको माइक्रो फाइनेंस के तौर पे उसको देना है? कितना एसेट का मतलब लोन होता है, जो बैंकें लोन देती हैं उसको, वो उनका एसेट, उनकी पूंजी होती है। जो हम लोग उनके पास जाकर डिपॉजिट करते हैं वो उनके लिए उनकी लाइबिलिटी नहीं देता होती है। तो आपको 85% जो आपको ये आपको लेंडिंग मतलब इतना करना है, ठीक है, आपका इतना होना चाहिए। और अगर आपको एक बार स्टेटस मिल गया तो उसके बाद आपको इतना मेंटेन करके रखना है, 75%। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का तो मतलब आपको पता है ना, हर कोई जहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी करता है उसको हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। जैसे गांव में कोई भी अब आपसे मान लो कि गांव में किराने की दुकान है कोई, वो आपका UPI का पेमेंट स्कैनर के थ्रू ले रहा है पेमेंट, तो मतलब वो भी वो फाइनेंशियली एक तरह से इंक्लूजन ही उसको हम एक तरह से बोलेंगे। 23rd, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट टू मेजर द सोलर रेडिएशन फ्रॉम द रीजन ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ इंसिडेंस ऑन अ फ्लैट सरफेस। हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, पायरोनोमीटर या फिर एनीमोमीटर? सर मेरा एग्ज़ाम 30 सितंबर को है। अच्छा, पहले दिन ही है, चलो बढ़िया है। बाकी जिन लोगों का भी जब एग्ज़ाम होगा ना तो इस व्हाट्सएप पे, ठीक है, 8840286735 पे बताइएगा कैसा क्या आपका एग्ज़ाम रहा, सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे 30 तारीख को, आप चिंता मत करिएगा। 30 को हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, आगे भी करेंगे, सो दैट जिनका आगे एग्जाम है तो उनको थोड़ा पता लग सके कैसा क्या रहेगा। बाकी तो ठीक है जो भी है। हाइग्रोमीटर की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी को इससे मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होती है उसको इससे मापते हैं। बैरोमीटर से प्रेशर को मापते हैं। और सडन अगर फॉल हो जाता है बैरोमीटर में तो उसका मतलब ये होता है कि आंधी तूफान आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है। एनीमोमीटर का मतलब, एनीमोमीटर से विंड स्पीड को मेजर करते हैं और पायरोनोमीटर से इसको मेजर करते हैं। इंडिया ने अभी पहला सोलर मिशन भेजा है, किस लॉन्च व्हीकल से भेजा है? अच्छा ये बताइए कि जो रेनफॉल है उसको हम किससे मेजर करते हैं? रेनफॉल को यानी कि वर्षा को किससे मेजर करते हैं? प्लस अच्छा ये बताना कि उस लाइन को क्या बोलते हैं जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है जहाँ पे सेम क्लाउडीनेस लेवल है, उसको क्या बोलते हैं? चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें विंड, क्या मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? हाँ, तो ये हमने जो है क्या क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने, गजनी टाइप हाल हो गया मेरा हाँ, खुद ही तुरंत भूल जाते हैं। C50 सन, ठीक है, PSLV C50 सन मैंने पूछा था, लॉन्च व्हीकल क्या है? तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल C50 सन, आदित्य L1 मिशन आपका ये होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जो रेनफॉल है उसको हम किससे मेजर करते हैं? तो रेन गॉज करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये ध्यान रखना मिलीमीटर में, ये आई थिंक कल सवाल पूछा गया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो मिलीमीटर में जो है इसकी मेजर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और
आपका हाइटोमीटर भी ध्यान रखना, जिससे कि क्या हम मेजर करते हैं, रेनफॉल को मेजर करते हैं, हाइटोमीटर। रेन गॉज से हमें ये पता चल जाता है कि भाई कितने मिलीमीटर रेनफॉल हुई, तो मिलीमीटर ये ध्यान रखिएगा। फैदोमीटर से हम ओशन की डेप्थ को मापते हैं, फैदोमीटर से। और नेफोलॉजी किसको बोलते हैं, क्लाउड्स की स्टडी को बोलते हैं। अच्छा मैंने ये पूछा था क्लाउडीनेस सेम, तो आइसोनेफ उन लाइंस को बोलेंगे जो सेम पॉइंट से कनेक्ट कर रही हैं, जिनका सेम क्लाउडीनेस है। हेलोक्लाइन क्या होता है और थर्मोक्लाइन क्या होता है, हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन। तो ध्यान रखिएगा कि हेलोक्लाइन वो लाइन होती है समुद्र में जहाँ जिसके बाद सॉल्टीनेस लेवल, सॉल्ट का कंटेंट एकदम से बहुत बढ़ जाता है। थर्मोक्लाइन वो लाइन होती है जहाँ पे टेम्परेचर नीचे जाने में एकदम से कम हो जाता है, सडन ड्रॉप होता है। ये क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं थोड़ी देर आपको बताने वाला हूँ 5 से 10 मिनट, उसको या फिर 5 मिनट उसको ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुल आवर्तों और समूहों की संख्या कितनी है। तो जो पीरियोडिक टेबल है वो डेवलप होना कैसे स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ ट्रेड निकल के आता है, ट्रेड का सिद्धांत निकल के आता है। इसके अकॉर्डिंग कौन देता है ज़रा बताइए, और कब देता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जो अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट को लगाएं तो जो पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो दूसरे के बराबर होगा। ये बोला था डॉबरनेर ने 1829 में, 1817 में बोला था, लेकिन 1829 में इनका ये सब थ्योरी पब्लिश हुआ था। देन आता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो किसने दिया, अष्टक का सिद्धांत। ये बताएंगे कमेंट में और कब दिया। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि किस तरह से जो हमारे एलिमेंट को अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाएंगे तो वो म्यूजिकल नोट के बेसिस पे यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जो पहला और 8वां जो एलिमेंट निकल के आएगा उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो सेम निकल के आएंगी, ऐसा बोला था J.A.R. न्यूलैंड ने, जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्लियर थी चीज़। और ये कब दिया था, 1865 1865 में दिया था। और ये बताएंगे कि इनके अकॉर्डिंग कितने टोटल एलिमेंट थे, तो 56 एलिमेंट थे, 56 एलिमेंट इन्होंने डिस्कवर किए थे, इनकी पीरियोडिक टेबल में थे। इसके बाद आए थे हमारे मेंडलीव जी, जो रशिया के हमारे थे, मेंडलीव जी। इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। इनका योगदान ये था कि इन्होंने सन 1869 में, दैट इज़ 1869 में ये चीज़ बताई थी। इन्हीं को ये फादर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं, कि मूल ढांचा तैयार करने का काम इन्होंने ही यहाँ पे किया था। और इनके अकॉर्डिंग जो है मेन हमारे कितने एलिमेंट थे ज़रा ये बताइएगा। और ठीक है, ये आपको बताना, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये किसने बताया था। और 1869 में ही ध्यान रखिएगा कि जो हमारे लोथर मेयर थे, सारी किसी चीज़ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताता चल रहा हूँ कि लोथर मेयर जो हैं उन्होंने यहाँ पे एटॉमिक वेट और क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम के बीच में ग्राफ को जो है प्लॉट किया था। मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट क्या था, तो डिफेक्ट ये थे कि हाइड्रोजन को एक फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए थे। और इन्होंने भी वही सेम चीज़ बोली थी जो पहले वाले बोल रहे थे, कि जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। लेकिन एक्चुअल में फिर आए हमारे हेनरी मॉजले ने ये बताया था 1913 में, 1913 में, कि किस तरह से एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसके एटॉमिक मास पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, जिसको Z से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर इन्होंने एलिमेंट के फाइंड किए थे एक्सरे का यूज़ करके। एक्सरे की डिस्कवरी किसने करी थी, विलियम रॉन्टजन ने करी थी, हमें पता है। मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल की एक खासियत ये थी कि इन्होंने पहले ही उन एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर दिया था जो उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे। जैसे कि अगर हम बात करें ए का एल्यूमिनियम इन्होंने बोल दिया था, एल्यूमिनियम के जो अगला एलिमेंट था जो बाद में जाके गैलियम के रूप में हमें सामने मिलता है, ऐसे इन्होंने बोल दिया था। ए का बोरॉन के बाद जो गैप निकला उसको बोल दिया कि इन्होंने इस तरह से एक एलिमेंट आएगा, और वो आया भी, जिसको हम बोलते हैं स्कैंडियम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें ए का सिलिकन, तो ए का सिलिकन क्या बाद में निकल के आया, जर्मेनियम। तो जैसे इन्होंने बोला ए का सिलिकन, इसका एटॉमिक मास इन्होंने बताया 72 पॉइंट कुछ ऐसा बताया था, 72 के करीब, और 72 ही निकला जर्मेनियम का भी, जो बाद में जर्मेनियम के रूप में डिस्कवर हुआ। तो ये इनकी पीरियोडिक टेबल की एक जो है काफ़ी बड़ी खासियत थी जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी। जैसे ए का एल्यूमिनियम का शायद इन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि 68 ऐसा कुछ रहेगा, और गैलियम का एक्चुअल में जो निकला बाद में वो कुछ ऐसा ही था, 69.9 कुछ ऐसा था। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया था, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल कितने ग्रुप और कितने पीरियड्स हैं, और आज कितने एलिमेंट देखने को मिलते हैं इसमें, तो टोटल आज 118 एलिमेंट देखने को मिलते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें, ठीक है। अभी की अगर हम बात करें तो, और मेंडलीव जी के टाइम पे 63 के तकरीबन थे। और 118 में ज़रा ये कमेंट बताइएगा कि आपका जो सी बॉर्जियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है,
और सी बॉर्जियम ने ही मेंडेलिवियम नाम का जो एलिमेंट है उसकी खोज करी थी, और उसका क्या है, सी बॉर्जियम हो गया, मेंडेलिवियम हो गया। इसके आपके क्या हैं एटॉमिक नंबर। तो आंसर इसका हो जाएगा 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ग्रुप्स की अगर बात करें तो ये ग्रुप्स होते हैं, वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ठीक है। सी बॉर्जियम और मेंडेलिवियम को पहले हम प्लॉट कर लेते हैं, कहाँ पे हैं देख लेते हैं। तो सी बॉर्जियम ये रहा 106 में आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मेंडेलिवियम यहाँ पे 101, इसकी खोज से उन्होंने करी थी, सी बॉर्जियम ने ही खोज इसकी करी थी, ठीक है। थोरियम भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मौजले की पीरियोडिक टेबल थी उसमें थोरियम सबसे आखिर में था, थोरियम की जब हम बात करते हैं, और आज थोरियम यहाँ पे 90th नंबर पे पड़ा हुआ है। फिर अगर हम बात करें पहले वाले जो ग्रुप है उसको एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं इनको। इसको 18th ग्रुप या 0th ग्रुप या फिर इनर्ट गैसेस का ग्रुप या फिर नोबल गैसेस का ग्रुप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों रिएक्ट नहीं करती हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि इनके जो आखिरी शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, इस तरह से इसके हम याद करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कभी भी आपसे पूछ ले, ये आसानी हमें तब देता है जब हमसे पूछ लेता है कि बताओ 3rd पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन सा है, 5th पीरियड का आखिरी एलिमेंट कौन सा है। तो जो आखिरी एलिमेंट होगा वो आपका 18th ग्रुप का ही कोई एलिमेंट होगा। तो आपको अगर ये याद है हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप का पीरियड का कौन लास्ट एलिमेंट होगा। ये चीज़ क्लियर है। इसको हेलोजन बोलते हैं, इनको बोलते हैं चालकोजन, ठीक है। हेलोजन और 16th ग्रुप को बोलते हैं चालकोजन, इनको बोलते हैं निक्टोजन। कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, ये जो होते हैं हमारे बोरॉन, सिलिकॉन, ये सब एसिटाइन, जर्मेनियम, ये मेटलॉइड होते हैं। इसके लेफ्ट साइड वाले सारे मेटल होते हैं, इसके राइट साइड वाले नॉन मेटल होते हैं। यानी कि सारे नॉन मेटल आपको पी ब्लॉक में देखने को मिलेंगे। सर ये पी ब्लॉक क्या है? तो इन दोनों को बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पूरा पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पूरा डी ब्लॉक, ठीक है। इसको पूरा बोलते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल का पूरा ये ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल। यहाँ पे जब आप 6th पीरियड और 7th पीरियड में आएंगे तो बेरियम के बाद एक लैंथेनियम करके एलिमेंट होता है, और 7th पीरियड में एक एक्टीनियम करके एक एलिमेंट होता है। लैंथेनियम के आगे 14, एक्टीनियम के आगे 14। तो बताओ कितने ठीक है। तो बचपन की याद आ गई है ना, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बताओ कितने तीतर। हमेशा मैं 5 ही बोलता था ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इसमें टोटल 15 एलिमेंट हैं और इसमें भी टोटल 15 एलिमेंट है, यानी टोटल 30 एलिमेंट हो गए। किस में? इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन मेटल इनको बोलते हैं। ला से लू, लालू, ठीक है। और एक्टीनियम से लेके लॉरेंशियम, लॉरेंस बिश्नोई, ये हमारा पहला और आखिरी एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। और मेंडेलिवियम किसका पार्ट है? तो मेंडेलिवियम इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टीनियम। ये जो इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज और इसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ऊपर से नीचे जाने में साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने में आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो घटती है। और हमेशा इस चीज़ को याद रखना, जो ऊपर से नीचे में बढ़ता है वो लेफ्ट से राइट में घटता है। जैसे ऊपर से नीचे में साइज में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो लेफ्ट से राइट में दोनों घटेंगे ही अक्रॉस द पीरियड। क्लियर रहती चीज़। आगे बढ़ते हैं। विच सॉफ्ट मेटल इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल टार्निशेस विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ एक्सपोजर टू एयर, यानी कि एयर में छोड़ दीजिए तुरंत ये हो जाएगा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम होते हैं हमारे, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप इनको वाटर से भी ऐड करवा दोगे तुरंत तड़क भड़क जाते हैं। हमने पूरी वो रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ रखी है। वो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज़ कुछ इस तरह से है कि कैटरीना ने कार मांगी, है ना, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी उसको क्या मिली? तो पूरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं, ये गर्म पानी से, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो ये ऑर्डर याद रखना। और जब इनको पानी डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और मरकरी, ये थोड़ा सा ध्यान इसमें ये देख लीजिएगा कि सिल्वर का एटॉमिक नंबर, गोल्ड का कितना है, मरकरी का कितना है, विच इज़ दी ओनली लिक्विड मेटल, ओनली लिक्विड नॉन मेटल कौन सा होता है, ये थोड़ा सा देख लेना। आयरन का देख लेना, 26 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो थोड़ा तो अब मैं डीप तो यार इतना जा नहीं सकता हूँ, नहीं तो फिर पूरा पीरियोडिक टेबल का ही लेक्चर हो जाएगा ये, कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 होते हैं, तो वैलेंसी इनकी 1 हो जाएगी, इनकी 2 हो जाएगी। तो कितना ही मैं जाता जाऊँ, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पीरियोडिक टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा अच्छे से। सेल्स वर द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन कॉक बाई,
तो सेल्स की डिस्कवरी किसने करी थी, हम सभी पता है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में करी थी। डेड सेल थी 1665 में। 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी करते हैं एंटनी वॉन लीवेनहॉक, पॉन्ड वाटर में करते हैं। एंटनी वॉन लीवेनहॉक इसी साल जो 1674 है, इन्होंने एल्गे का स्ट्रक्चर बताया था हमें, ठीक है। एल्गे का जो स्ट्रक्चर है वो इन्होंने ही हमें बताया था 1674 में ही। एडवर्ड जेनर को हम किस लिए जानते हैं, एडवर्ड जेनर को, और मतलब इन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी, किस बीमारी की वैक्सीन बनाई थी आपको बताना है मेनली। सेल्स की अगर हम बात करें, सेल थ्योरी किसने दी थी, 1838 में शेल्डन और स्वान ने दी थी। और सेल थ्योरी को फर्दर रिवाइज किया था वर्चोव ने, जो कि जर्मन एक फिजिशियन थे, 1851 में। इन्होंने एक थ्योरी दी थी सेल्यूला, ऐसा बिल्कुल ठीक है, यही था, इसका नाम था सेल्यूला। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो। तो ये जो थ्योरी है ये दी थी वर्चोव ने, जिसमें कि उन्होंने ये बोला था कि कोई भी जो नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, ठीक। और बाकी चीज़ें तो कितनी ही चीज़ें हैं सेल में, अगेन सेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी अच्छे से देखिएगा। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सारी चीज़ें, ठीक है। आई थिंक पिछले लेक्चर में देख चुके हैं सेल ऑर्गेनल। ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब काफ़ी इसमें सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें नहीं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या पूछ ले कुछ पता नहीं किस शिफ्ट में, क्योंकि इतना 1.5 महीने एग्जाम चलेगा। तो मैं एडवाइस यही करूँगा कि आप सर्च करें सेल परमार एसएससी। तो मैंने एफआरबी का जो लेक्चर ले रखा है उसमें आप 15-20 मिनट के अंदर 1.5x स्पीड में लगाएंगे, आराम से सेल पूरा आपके अंदर जो है सेल में आपका सेल टॉपिक जो है चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच प्रोसेस इज समटाइम्स कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन बिकॉज इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ द नॉर्मल नंबर टू फॉर्म स्पर्म एंड एग्स। तो रिडक्शन डिवीजन हम मायोसिस को बोलते हैं। दो तरह के हमारे सेल डिवीजन होते हैं, और एक जरा फेजेस भी ध्यान रखना कि सेल जो डिवीजन होता है उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहला तो आता है जी फेज, ठीक है, जी फेज और एस फेज। देन आता है आपका G2 फेज, ये G1 फेज है, ये G2 फेज है। देन आता है M फेज, ठीक है, ये M फेज होता है। G1 फेज होता है ग्रोथ फेज, जहाँ पे सेल डेवलप करती है, उसके अंदर का जो न्यूक्लियस और DNA डेवलप करता है। यहाँ DNA सिंथेसिस होता है, और यहीं पे ही S फेज में ही DNA का रेप्लिकेशन भी होता है। DNA का रेप्लिकेशन भी होता है। DNA के रेप्लिकेशन में कुछ एंजाइम्स होते हैं, ध्यान रखना है। हेलिकेज जैसे कि एक एंजाइम DNA के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हेलिकेज के अलावा लाइगेज होता है, ये सब इसके क्या होते हैं, DNA रेप्लिकेशन में एंजाइम्स हेल्प करते हैं। फिर अगर हम बात करें G2, इट इज़ नोन एज प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, माइटोसिस के लिए यहाँ प्रिपरेशन होती है और यहाँ पे माइटोसिस हो जाता है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल जो होती है वो दो डॉटर सेल में टूटती है। मेयोसिस में क्या होता है, जो एक पेरेंट सेल होती है वो 2 डॉटर सेल में टूटती है। ये फर्दर 2-2 में इस तरह से टूटेंगे, यानी कि एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स बनाती है मायोसिस में। क्लियर। तो इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड नेचर की बनती हैं, और यहाँ पे जो बनती है माइटोसिस में ये डाइप्लॉइड नेचर की बनती हैं। क्लियर है। आगे बढ़ें। हु वॉज द चीफ कोऑर्डिनेटर इन G20 समिट, G20 शिखर सम्मेलन। और इसको लेके एक मैं आपको डॉक्यूमेंट देने वाला हूँ, अभी वो क्या डॉक्यूमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा, तो उसको एक बार अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो G20 समिट जो 2023 में हुई थी, 2023 में जो इंडिया ने होस्ट करी थी, इसका पहले तो ज़रा बताएंगे कि ये क्या था, मोटो क्या था, तो ये बताइएगा, और उसको हमने कहाँ से लिए। तो चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला थे, ऑप्शन नंबर बी। अमिताभ कांत क्या थे, अमिताभ कांत शेरपा थे। और जो पहली शेरपा मीटिंग है, जो फर्स्ट शेरपा मीटिंग है, ये कहाँ पे हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, उदयपुर में हुई थी, 13 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ क्या, हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो काफ़ी सारी मीटिंग, पहले तो मोटो बता देता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। इसको हमने महाउपनिषद से लिया, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया, महाउपनिषद से लिया। अब इसमें काफ़ी सारी आपकी मीटिंग हुई थी, जैसे कि मैंने शेरपा मीटिंग बताई उदयपुर में, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेगा कि पहली डेवलपमेंटल, जो कि पूछ लेगा क्या, कल पूछा है ऐसे सीजीएल के पेपर में, तो आगे भी आप ध्यान रखना, एमटीएस में आपसे पूछ सकता है। ये पहली जो डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, बहुत सारी मीटिंग हुई है, मैं यहाँ पे करवा नहीं सकता हूँ सारी, लेकिन हाँ मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, तो उसको एक बार देख लीजिएगा अपने पेपर से पहले। तो ये हुई थी मुंबई में, ठीक है। कुछ जो मुझे लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो बस मैं आपको अभी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गई, और कौन सी हो सकती है, फर्स्ट
हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है, हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई? ये हुई तिरुवनंतपुरम में, केरल में, तिरुवनंतपुरम। फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, एजुकेशन की ये कहाँ पे हुई? ये चेन्नई में हुई, तमिलनाडु में, ठीक है। पहली जो एम्प्लॉयमेंट की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, ये बस सब में कॉमन है वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ये कीवर्ड याद रखिएगा कि कहाँ के लोगों को रोजगार दिया गया, ऐसे याद कर लो, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर में। फिर पहला सस्टेनेबल फाइनेंस, ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ये कहाँ पे हुई? ये गुवाहाटी असम में हुई। टूरिज्म आखिरी एक और लिख लो, बाकी तो मैं डॉक्यूमेंट आपका परमार एसएससी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे शेयर कर दूंगा, वो देख लीजिएगा आप। ये हुआ था आपका गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में। एक और बस लिख लो, और वो है एग्रीकल्चर वाला। तो एग्रीकल्चर वाला जो हुआ था वो इंदौर में हुआ था। कहाँ पे? इंदौर में। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अगला है डैश, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। डैश वाज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स। शिखर, गर्भगृह, गट्टा या फिर मंडप? बड़ा आसान सा है, बताइए। तो जो एक टेम्पल होता है, तो टेम्पल में जब हम अंदर जाते हैं, तो जब टेम्पल में सबसे पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं और जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स हैं उनमें क्या कॉमन चीज़ें हैं। तो कॉमन चीज़ों की अगर पहले हम बात कर लें तो मंडप एक कॉमन चीज़ होती है। मंडप क्या होता है? मंडप इज़ अ पिलर्ड हॉल। पिलर्ड हॉल, जी हाँ। तो जब आप एंटर करते हो मंदिर में तो आपने देखा होगा हॉल होता है एक बड़ा सा, घंटे वंटे लगे होते हैं, पिलर्स वगैरह, तो उसको बोलते हैं मंडप। यहाँ पे भी होता है। गर्भगृह होता है, गर्भगृह तो कहीं भी होगा। गर्भगृह क्या होता है? आपने पक्का नाम सुना होगा। गर्भगृह को बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम, जहाँ पे मुख्य जो हमारी डीटी होती हैं, चीफ डीटी, जिन भगवान का वो मंदिर होता है वो इंस्टॉल्ड होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं। सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, सबसे केंद्रीय भाग होता है, तभी तो गर्भगृह बोलते हैं। दोनों कॉमन होता ही है, ठीक। अब अंतर क्या होता है? साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स है वहाँ पे आपको गोपुरम देखने को मिलेंगे, जो नॉर्थ इंडिया में नहीं। गोपुरम क्या होते हैं? बड़े बड़े टॉल गेटवे होते हैं। तो जब नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में जाते हो तो कोई कुछ ऐसा गेटवे सा मिलता है? नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे होते हैं साउथ इंडिया में। जैसे आप बृहदेश्वर टेम्पल वगैरह देखोगे तो वहाँ पे हैं। यहाँ नंदी अंदर होते हैं, यहाँ नंदी बाहर होते हैं साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं शिखर। ये जो कर्वी लीनियर स्टाइल का होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं शिखर, ठीक है। जो मेन आपका हम बोल सकते हैं कि जो मेन टेम्पल का जो श्राइन है, और साउथ इंडिया का जो मेन टेम्पल का श्राइन है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, ऐसा स्टेयर केस टाइप होते हैं साउथ इंडिया के टेम्पल, ऐसे होते हैं। इसको बोलते हैं विमान। बस इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गर्भगृह, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वॉज मर्ज्ड विद डैश इन दी 1989। 1989 में किसके साथ मर्ज कर दिया गया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को? इंदिरा आवास योजना नहीं, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी। और इसको कब लॉन्च किया गया था? तो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी को 6th 5 ईयर प्लान के दौरान लॉन्च किया गया था। कोई बताएगा एग्जैक्ट ईयर वो कौन सा था जब इसको लॉन्च किया गया था? मैंने आपको 6th 5 ईयर प्लान बता दिया है। ये लॉन्च किया गया था 1983 में, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसको नरेगा बोलते हैं, ये कब लॉन्च किया गया था, या फिर एक्ट कब आया था? तो ध्यान रखिएगा, एक्ट तो आया था 2005 में, लॉन्च हुआ था 2006 में, और इसको मनरेगा या फिर एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा बना दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेक्चर होता है हमारा ख़त्म। बाकी तो बस आपको चीज़ें रिवाइज़ करनी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़, और एक चीज़ एंड दैट इज़, अगर कोई जितने 1000 लोग यहाँ पे हैं, अगर तुम में से किसी ने कोई फंडामेंटल ड्यूटी का अगर कोई क्वेश्चन गलत करके आएगा ना, सही बता रहे हैं, पाप लगेगा, बहुत बुरा वाला लगेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आएगा। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर आपको नहीं आता है तो माइंड मैप वाले एफआरबी वाली क्लास से देख लीजिए। वैसे तो मैंने करवा चुका, नहीं करवाया तो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। लेकिन इससे अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तुम्हें पता है कि सवाल आना ही आना है और बहुत छोटा टॉपिक है, फिर भी अगर गलत कर रहे हो तो गलत बात है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वीडियो पब्लिक ही रहेगी ये।
ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अपना रिवीजन करिए और बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए, चिल रहिए, मतलब चिल इन दी सेंस कि ठीक है रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का नया चीज़ मत पढ़िए। अब अगर आप अपने एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले मॉक मत दीजिए, मॉक जितने देना आप दे लीजिए अच्छे से, और उसको फिर एनालाइज करिए कि अपने मॉक्स में क्या क्या, और अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे मॉक दे रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आपका जो आखिरी मॉक हो ना, तो वो जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँ तो आप रुक जाना, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस हाई हो। देन उसके बाद आप उन चीज़ों को मॉक को एनालाइज़ करना कि क्या मैं और बेटर कर सकता था मॉक में, और कैसा, तो उन चीज़ को एनालाइज़ करना और उनको रिवाइज़ करना, जितना रिवीजन कर सकते हो उन मॉक का, ठीक है। थैंक यू फॉर आपसे कैसे मिल सकते हैं सर? बिल्कुल, सिलेक्शन के बाद हम बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। सर 1 मिलियन के लिए एडवांस में कॉन्गो, थैंक यू दिव्यांग। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? कुछ मत करो यार सी, करंट अफेयर्स नहीं करना है आपको। करंट अफेयर्स आपका जब 30 सितंबर को पेपर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ये पहले दिन आपको बता दूंगा कि आगे आने वाले 1.5 महीने तक जो एमटीएस पेपर चलेगा उसमें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, लेकिन और स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूंगा 30 तारीख को कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे उस पूरे 1.5 महीने में, और कैसे कैसे आपको बाकी आगे की तैयारी कर रही है, ठीक है। 30th को दिल्ली बुलवा लो किसको। IBACIO के इंटरव्यू के बारे में कुछ सोचिए प्लीज़ सर, ऋषभ राजपूत। हाँ, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं, लेकिन यार वही थोड़ा सा टाइम का इशू थोड़ा सा पड़ रहा है। आपकी वजह से 2 स्टेट एग्ज़ाम निकाला है, थैंक यू सो मच सर फॉर हार्ड वर्क। थैंक यू इंस्पेक्टर मृणाल। सर कल फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। CGL का होगा आपका ना। और अभी जो मैंने बीच में नंबर दिया तो उस पर मैसेज मत करना, भी वो नंबर बंद है, ठीक है। नंबर वो आप जब MTS का एग्ज़ाम होगा तभी आप करिएगा, अभी नहीं। दुर्गा पूजा के पहले 1 मिलियन हो जाएंगे, हाँ जी, उम्मीद तो यही है। हाँ जी, थैंक यू। और ये PDF आपको मिल जाएगा परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से कर सकते हो, और जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट बोला था वो भी शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट वाले तो आपको बता ही दिए थे। GK में अड़ियल से क्वेश्चन नवीन बिल्कुल आएंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं सभी लोगों को, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे जो एकदम अड़ियल टाइप के होंगे, तो सारे क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, ठीक है। मेन ये है कि आप बाकी लोगों से अच्छा ही परफॉर्म करके आओगे, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। डेफिनेटली अब बाकी लोगों से अच्छा ही परफॉर्म करके आने वाला हूँ, CGL उसका प्रूफ है। अब कल तो मैंने डाले भी नहीं स्क्रीन, थोड़ा सा जो बच्चों के स्क्रीनशॉट्स थे, बाकी आप कमेंट में जाके पढ़ ही सकते हो, ठीक है, कैसे उनके पेपर गए हैं या फिर जा रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-3 शिफ्ट को छोड़ दिया जाए, जैसे कि 11 की दूसरी को, 19 तारीख की दूसरी को आई थिंक, तो बाकी सब में एकदम भर भर के क्वेश्चंस आए हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं। और जब रिज़ल्ट आएगा Tier 1 का तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। जब Tier 2 का आएगा तो आप देख लेंगे, ठीक है। कभी कभी डर लगता है, डर लगना लाजमी है क्योंकि आपने प्रिपरेशन की इसलिए लग रहा है। ट्रिनिटी ऑफ कानेटिक म्यूज़िक बता दीजिए। तो ट्रिनिटी ऑफ कानेटिक म्यूज़िक एक लोगों ने पूछा, जल्दी से सभी लोग लिख दीजिए। एक तो हमारे P त्यागराज हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। P त्यागराज हैं, त्यागराज याद करो, P त्यागराज, दीक्षितर, त्यागराज, दीक्षितर और श्याम शास्त्री, दीक्षितर और श्याम शास्त्री, ठीक है। तो ये है। और पुरंदर दास फादर हैं, वो ट्रिनिटी में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन में रखेगा आपको पुरंदर दास। और क्वीन किसको बोलते हैं? मैं सुब्बलक्ष्मी, उनको 1998 को भारत रत्न मिला था, ठीक है। थैंक यू।